नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी 24 का फतह मंत्र की। जी हां, कुछ हफ्तों बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा, लिहाजा बीजेपी अपनी रणनीति को धार दे रही है। शनिवार को दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन में 400 सीटों के लक्ष्य को लेकर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। राम मंदिर सहित अन्य मुद्दों पर भी इसमें चर्चा होगी। ये भी तय किया जाएगा कि कैसे मोदी सरकार की उपलब्धियों को तेजी से जनता के बीच पहुंचाया जाए। वहीं चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी कुछ खास नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव से पहले बीजेपी का आखिर मंथन कितना महत्वपूर्ण होगा और क्या इस मंथन से 24 का फतह मंत्र निकलेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की जंग, बीजेपी करेगी मंथन। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी आखिरी बार मंथन करने जा रही है। बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 17 और 18 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को गियर अप करने और चुनावी लाइन देने के लिहाज से इस अधिवेशन को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। चुनावी प्रचार की रूपरेखा तैयार करने और सामूहिक रूप से संदेश देने के लिए देश भर से हजारों बीजेपी नेता इसमें हिस्सा लेंगे। तो मध्य प्रदेश से भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस अधिवेशन में जाएंगे। बीजेपी इसमें मोदी की जड़ी बूटी यानी अकेले कैसे 370 सीटों के लक्ष्य को हासिल करना है, इसको लेकर भी रणनीति तैयार करेगी। वही बीजेपी नेता भी इस अधिवेशन को चुनाव से पहले अहम बता रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के अंदर आयोजित है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना। जो हमने 10% कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब उसे 370 वोट का हमारा टारगेट हर बूथ पर है। तो संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण और आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर इस बार के चुनाव में इतिहास बनाए, इस संकल्प के साथ अधिवेशन होगा। बीजेपी का फोकस तो एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें दिलाने पर भी है। हालांकि कांग्रेस की क्या तैयारी है, वो कितनी सीटों का टारगेट लेकर आगे बढ़ रही है, इसकी तस्वीर फिलहाल साफ नहीं। मध्य प्रदेश में जरूर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को 50% वोटर शेयर का लक्ष्य दिया है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के अधिवेशन और खुद की तैयारियों पर क्या कह रही है, वो सुनिए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी फर्जी पार्टी अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में 400 सीटों को लेकर अधिवेशन करेगी। देश की प्रॉब्लम्स के लिए उसको राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव लाने चाहिए, सामाजिक प्रस्ताव लाने चाहिए। 400 सीटें तो पहले ही तय कर ली ईवीएम के माध्यम से उन्होंने। यदि इसलिए राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है तो शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीतिक पार्टी को। कुछ दिन पहले पीएम मोदी झाबुआ में 370 की जड़ी बूटी देकर गए। इस फॉर्मूले के तहत हर बूथ पर पार्टी को 370 नए मतदाताओं को जोड़ना है। इसलिए अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, बीजेपी अधिवेशन में इसकी भी रूपरेखा तैयार कर बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी सौंप सकती है। इतना ही नहीं, अधिवेशन में राम मंदिर को लेकर भी संकल्प दिलाया जा सकता है और ये रणनीति सेट की जा सकती है कि कैसे इस मुद्दे को भी लोगों के बीच पहुंचाया जाए। खैर, चुनाव से पहले बीजेपी के इस आखिरी मंथन से और क्या निकलेगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और खिलावन चंद्राकर जी। तो बहुत बहुत स्वागत है अशोक शुक्ला जी आपका, और खिलावन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि बीजेपी जो इतना झंका मंका कर रही है, मैं झंका मंका शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि जिस भारत मंडपम में G20 का समिट हुआ था, आखिरी समिट, दुनिया भर के
तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर आए हुए थे, जो कि एक आज देश का दिल्ली का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। वहाँ पर बीजेपी आयोजन करने जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि पूरे देश से 20 से 25 हज़ार बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो अभी रेलम पेल मची है बीजेपी में आने की, तो जो प्रदेश के जितने भी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस थे या गैर बीजेपी थे, वो भी बीजेपी में आ गए। जो भी आता जा रहा है वो भी इस अधिवेशन में जा रहा है। तो प्रदेश के सारे जिला पंचायत अध्यक्ष जो अभी हाल में बीजेपी में कई ज्वाइन किए हैं वो भी इसमें जाने वाले हैं। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। 1226 लोग तो मध्य प्रदेश से ही जा रहे हैं। तो ये जो लोकसभा का जो 400 पार का नारा देने के लिए जो जिस तरीके का खाका बनाया जा रहा है, तो वो स्थल का महत्व भी है इसमें, और वो जो वहाँ पर जो मोदी जी जो मंत्र देंगे उसका भी खासा महत्व। तो क्या आपको लगता है कि इस मंत्र से 400 पार का सपना साकार हो जाएगा? देखिए, मैं जो मोदी जी का नेतृत्व है, जो चमत्कारिक नेतृत्व है, जिसका परिणाम 2014 में हम लोगों ने देखा, उसके बाद 2019 में देखा है, और आज की तारीख में आप ये देखिए तो ना तो विपक्ष में वो उस तरह की कोई एकता दिख रही है जिसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी या मोदी के नेतृत्व को चुनौती दे सके। आप खुद भी आकलन कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि आपको देश के अंदर कोई ऐसा नेता दिखाई देता है जो मोदी जी को चुनौती देता हुआ दिख रहा है। जब आपके सामने पूरा मैदान खाली है तो आप चाहे 400 का लक्ष्य रख लीजिए, चाहे 450 का लक्ष्य लीजिए, मुझे लगता है कुछ भी नामुमकिन नहीं। और मोदी है तो मुमकिन है कि ये बात कही भी जाती है। और हम लोग देख भी रहे हैं कि किस तरीके से एक राम मंदिर का मामला केवल हिंदुस्तान की बात नहीं थी, अब तो विदेशों में भी जो मुस्लिम कंट्री है वहां पे भी एक मंदिर जो है मंदिर का निर्माण हो गया है। और मोदी जी ने जिस तरीके से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं में जो एक जोश बनने के लिए एक विश्वास जो पैदा किया है, उनकी जन स्वीकारोक्ति जिस तरह से पूरे देश में है, आज आप कहीं भी किसी भी कोने में जाइए, अगर लोगों से आप बात कीजिए तो लोग सीधे तौर पर ये कह देंगे प्रधानमंत्री के तौर पर उनको जो है मोदी ही चाहिए। कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास में ना तो अब लक्ष्य है, ना कोई मुद्दा है, ना उस तरह का संगठन है। बहुत सारे नेता जो है कांग्रेस से निकलकर और भारतीय जनता पार्टी में जाने की, अन्य दलों में जाने की जो सोच रहे हैं, तो कांग्रेस का जो बिखराव है, और अभी तो उनका खाता भी सीज हो गया है, और जिसके चलते अब कांग्रेस जो है और बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही है। तो पूरे देश में मोदी इकलौते एक ऐसे नेता बचे हैं जिनकी जनता दीवानी है। और अगर वो वहां पर अधिवेशन में जो है 370 का, जैसा भी आप बतला रहे थे, 370 हर बूथ में, ये वोट बढ़ाने का लक्ष्य नहीं है केवल, ये उन्होंने अपने लिए एक लक्ष्य, पार्टी के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमें इंडिपेंडेंट जो भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें और एनडीए की 400 सीटें। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए कोई नामुमकिन लक्ष्य नहीं है। जिस तरह से हम लोग विपक्ष में बिखराव देख रहे हैं, या विपक्ष में जिस तरह की भगदड़, या आपस में ही विपक्ष जो है लड़ रहा है कि जो एनडीए का जो एक संगठन बना था वो भी किस तरह से बिखर गया है। जो उसके कर्ता धर्ता थे मुख्य रूप से नीतीश, वो भी जो है एनडीए में चले गए हैं, और बहुत सारे नेता भी, अभी तो कमलनाथ को भी एक ऑफर मिल रहा है कि आप भी आ जाइए। तो जो अब देखना ये कि जो 17-18 तारीख का जो अधिवेशन है उसमें जो एजेंडा, जो राजनीतिक एजेंडा आएगा, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक एजेंडा तो पहले ही घोषित है कि हमें 370 सीटें इंडिपेंडेंट चाहिए और 400 सीटें एनडीए के लिए चाहिए। उसके अलावा जो अब 2 और मामले हैं, ज्ञानवापी का मामला है और आपके जो कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, देखना ये कि जो राजनीतिक सामाजिक उनका जो संकल्प होगा इस अधिवेशन में, तो क्या उसमें ये दोनों भी शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं, बाकी आर्थिक विषयों पर क्या बोलते हैं मोदी। तो बहुत कुछ अब देखना बाकी है अभी कि अधिवेशन में किस तरह से, एक तरह से अधिवेशन जो होगा उसमें जो राजनीतिक चर्चा होगी वो भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प पत्र ही होगा, जिसको हम लोग चुनाव में भी देखेंगे। खिलावन जी, बीजेपी तो अधिवेशन कर रही है, तमाम लोगों को बुला रही है, एजेंडा भी उनका सेट है जिसको कि कल वहाँ पे मंत्र के तौर पे दिया जाएगा 2 दिन में। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस की जो यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो भी खबरों से गायब है। कोई वैसा जोश नहीं दिख रहा है जैसे राहुल गांधी पिछली बार जब पैदल निकले थे तो जोश दिख रहा था, कहीं पर आ रहा था, जनता का हुजूम दिखता था। इस बार तो कांग्रेस बिल्कुल शांत पड़ी हुई है, और ऊपर से तुर्रा ये कि जो है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद ही एक बार कह गए हैं, जिसको कि बीजेपी वालों ने अपना सूत्रवाक्य बना लिया है कि जो है बीजेपी और मोदी कहते हैं अब की बार 400 पार। तो जब वो खुद ही ऐसी बात कह रहे हैं तो कांग्रेस के लोगों का मनोबल कहाँ रह जाएगा? कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे वो? हालांकि मध्य प्रदेश में उनको कुछ संभावना, यदि विधानसभा चुनाव के नतीजे के आधार पर देखते हैं तो 10 सीटों पे यदि जोर लगाएं तो कुछ संभावना 1 आध सीट और आने की हो सकती है, जो एक छिंदवाड़ा है इसके अलावा। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की कहीं कमी है, उनको कुछ पब्लिक का सपोर्ट अपने आप ही मिल जाएगा? प्रभु जी, न्याय यात्रा
को देख लें अपन, तो मुझे लगता है कि जो न्याय यात्रा 2 है वो बहुत ज्यादा सफल नहीं कहा जा सकता। ठीक कहा आपने, जो हुजूम दिख रहा था पहले ही यात्रा में वैसी हुजूम नहीं दिख रही है। मीडिया में जिस तरह से कवरेज आ रही थी उस तरह से कवरेज नहीं आ रहा है इस बार। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि पहले की अपेक्षा ये न्याय यात्रा बहुत ज्यादा सफल नहीं है। और इसका मुख्य कारण यही कहा जा सकता है कि अभी जिन राज्यों से होकर निकली ये यात्रा, उन राज्यों में तो कांग्रेस का जो है बहुत ज्यादा वजूद है ही नहीं। अब थोड़ा वो छत्तीसगढ़ से निकली है, छत्तीसगढ़ से बिहार गई है, बिहार के बाद भी उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा आप कहे कि वजूद होगा, तो वहां भी वजूद नहीं है बहुत ज्यादा कांग्रेस का। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि 17-18 को जो अधिवेशन आयोजित है दिल्ली में मंडपम में, तो मुझे लगता है कि उस अधिवेशन में जो भाजपा का जो संकल्प है, भाजपा बार बार दोहरा रही है, उसके प्रधानमंत्री दोहरा रहे हैं, यहाँ तक संसद में भी ये बात बोल चुके हैं, और मध्य प्रदेश के झाबुआ में तो बहुत जड़ी बूटी के तौर पे दे चुके हैं 370 की जड़ी बूटी, 370। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रत्येक बूथ पे जहां जहां सर्वाधिक अभी तक वोट मिली है उसमें यदि 370 और जोड़ के आप वोट ले तो लक्ष्य जो है 370 का पार किया जा सकता है। वैसे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है उसने, क्योंकि अभी जो विधानसभा चुनाव लड़के संसद से बाहर हुए उनको यदि छोड़ दें या उनकी भी गिनती करें साथ में, यदि सांसद हैं वो ये मान के चले अपन, तो 303 सीट अभी बीजेपी के पास है। और 303 सीट में यदि 67 कहां से जुटाएंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। उसके लिए मुझे लगता है जो 370 का लक्ष्य है, ये भी 370 वोट हर बूथ पे बढ़ाने की बात से कुछ वजन दिख रहा है। साथ ही जो उनकी योजना है, कि जिन सीटों पर बहुत कम मतों से अंतर से 25,000 30,000 के मतों के अंतर से हार हुई है, उन सीटों पर ज्यादा फोकस करने की बात कही जा रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जो पिछली बार यदि जिन दलों ने जो वोट पाए थे और उनको ज्यादा से ज्यादा एनडीए में शामिल करके उनके वोट को एनडीए में कबाड़ा जाए, दरवाजे खिड़कियां खोल दी हैं, जिसको भी आना है आ जाए, बिल्कुल आ जाए, इस तरह की बातें भी हो रही। तो कुल मिला के लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत मुश्किल है ये नहीं कहा जा सकता। और ये भी इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल बहुत ज्यादा मजबूत है, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। भाजपा का एकमात्र डंका बज रहा है, और भाजपा में दूसरे दलों में तो छोड़ के जा रहे हैं भाजपा की ओर। तो मुझे लगता है कुल मिला के यही कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन मुश्किल नहीं है प्राप्त करना। लक्ष्य बड़ा है, मुश्किल नहीं है अशोक शुक्ला जी, लेकिन बीजेपी को राम की जरूरत क्यों पड़ रही है? उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम आपके साथ है। अब यदि हम मध्य प्रदेश के लोकसभा के पिछले परिणाम के हिसाब से देखते हैं तो 58% वोट मिले थे तब बीजेपी को, और यदि हम 2023 के विधानसभा चुनाव पर आते हैं तो बीजेपी ने जो 51% का वोट का लक्ष्य सेट किया था उसके आसपास बीजेपी पहुँच गई थी, 48% वोट उसने हासिल किए थे। तो जब वो उससे 40 से 48 पहुँच गई थी विधानसभा में, तो लोकसभा में 58 से वो जो है 10% बढ़ाना का 70 तक का जो लक्ष्य वो ले रही है, तो वहाँ तक तो पहुँच ही सकती है। यदि मध्य प्रदेश में पहुँच रही है तो बाकी राज्यों में भी पहुँच सकती है, क्योंकि उनके पास तो एक पूरा नेटवर्किंग है, कार्यकर्ताओं का हुजूम है, बूथ मैनेजमेंट है उनके पास सरकार के गिनाए हुए काम है, उनके पास आदिवासियों के लिए योजनाएं हैं, एससी के लिए योजनाएं हैं। फिर राम का नाम क्यों, फिर ज्ञानवापी क्यों, और फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा क्यों बीजेपी को ये धार्मिक मुद्दों की जरूरत पड़ती है जब आप पूरे के पूरे मुद्दे जोड़ रहे हैं? और इस बीच में एक और चीज़ है उसमें साथ में कि जो पसमानदा को भी जोड़ने की बात प्रधानमंत्री बीच में कर रहे थे, हालांकि बीजेपी अब वो नाम नहीं ले रही है। अशोक जी देखिए, राम की राजनीतिक उपयोगिता को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही पहचाना, और 2 सीटों से वो 85 सीट, और 85 सीट के बाद में आज आप देखिए वो कि किस तरह से उसकी देश में स्थिति है। अभी ये जो राम मंदिर का जो एक 22 जनवरी को इसका जिस तरह से वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसमें जो विपक्षी दलों ने जो दूरी बनाई, उसका जो सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा अगर किसी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अगर आप राम से दूरी बनाकर देश में कोई राजनीति कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं जो अपने आप को तथाकथित तौर पर ये कहते हैं कि सेक्युलरिज्म के चलते हुए ऐसा कर रहे हैं, भारत का संविधान, हमारा जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है वो सब ठीक है, लेकिन ये हिंदू बहुल देश है और यहाँ पर हिंदू की तादाद में है,
और राम उनके आराध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को सबसे पहले पहचाना, हालांकि ये मुद्दा जो था विश्व हिंदू परिषद ने सबसे पहले उठाया था राम मंदिर का। और जो अभी आप जिस कृष्ण जन्मभूमि और जिस तरह से आप ज्ञान वापी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय मानस को पहचानती है, हिंदुओं की जो प्रवृत्ति है उसको जानती समझती है, और इसके चलते वो जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर जो है पूरी तरीके से जो है कायम है। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकती है। और जो 370 की आप बात कर रहे हैं, ये वो 370 है जो देश में 2 विधान जो थे और जिसको लेकर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी कहा था कि एक देश एक विधान होना चाहिए, उसके चलते धारा 370 को समाप्त किया। तो ये 370 काफी महत्वपूर्ण है। ये केवल ये नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया, बल्कि वो कहीं ना कहीं इसके जरिए ये संदेश भी दे रही है कि देश में एक संविधान, एक विधान अगर किसी ने लागू किया है और धारा 370 को अगर हमने वो हटाया है, तो अब वो जो है हमारे लिए लक्ष्य भी है। मतलब ये लक्ष्य शुरू से था भारतीय जनता पार्टी का कि जब भी कभी उनके देश में सरकार बनेगी तो धारा 370 करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वोट जुटाना जो है वो मुश्किल काम नहीं है। वो लक्ष्य अगर वो अपने लिए बढ़ा रहे हैं लक्ष्य कि हमको 48% से 52 जाना है, 52 से हमको 60 और 70% जाना, तो ठीक है। जो भी कोई राजनीतिक पार्टी है उसको ये लगातार कोशिश करते रहना चाहिए कि उसके जनाधार में इजाफा हो, और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जिसके चलते बहुत सारी वो खैराती योजनाएं भी चलाती है। वो केवल राम के मुद्दे को नहीं बनाती है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए या लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में लागू हुई, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। महिलाएं बहुत तेजी से जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, और अब देखना ये कि 17-18 का जो अधिवेशन होता है उसमें और वो कौन से मुद्दे शामिल होते हैं। जैसे एक महिला आरक्षण की बात भी जो है उनके इसमें जो 17-18 को अधिवेशन होगा उसमें महिला आरक्षण की भी बात होगी। महिला आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं महिलाओं को भी फोकस कर रही है और बड़ी तेजी से फोकस कर रही है। तो बहुत कुछ देखना अभी बाकी है, और भारतीय जनता पार्टी अगर राम के नाम का लेकर जो है राजनीति कर रही है तो मुझे लगता है कि इसका उसको फायदा मिल रहा है, और इसीलिए वो लगातार जो है राम के साथ में बनी हुई है। और अभी तो देखिए नारायण स्वामी का एक मंदिर जो है आपके अरब कंट्री में भी बन गया है। तो मंदिर और राम ये दोनों बड़े मुद्दे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसको कभी नहीं छोड़ेगी, उसका उसको फायदा भी मिल रहा है। खिलावन जी, बीजेपी ने 1979 में समझ लिया था कि राम एक मुद्दा है जिसके जरिए 2 सीट से लेकर सत्ता तक पहुंच सकती है। राम वो है जो हिंदू समाज के लोगों को आपस में जोड़ता है। जाति की बात आप कर रहे हैं, जाति की बात से हिंदू समाज आपस से टूटता है, जुड़ता नहीं है। बीजेपी ने इस चीज़ को बहुत पहले समझ लिया था और उसने अमल किया, और आप देखिए लगातार 2 टर्म से सत्ता में। और आपके ही शब्दों में यदि कहें तो 370 का लक्ष्य जो है मुश्किल नहीं है, पा सकती है बीजेपी। कांग्रेस ये मर्म क्यों नहीं समझ पाई? बीजेपी ने 2010 में इंदौर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें आपको भी याद होगा खिलावन जी, आप थे, मेरे को ध्यानकारी है, वहाँ सुषमा स्वराज ने बीजेपी संगठन में महिलाओं के आरक्षण की बात की थी, महिलाओं के लिए पद रिजर्व कराए थे। बीजेपी ने उसको भी बहुत पहले समझ लिया, महिला एक वोट बैंक ऐसा है जिसके जरिए वो लाडली लक्ष्मी योजना आई, लाडली बहना योजना जैसी योजना आई, और अब तो महिलाओं को आरक्षण की भी बात हो गई। तो कांग्रेस जो कि देश में लंबे समय तक राज करती रही, वो क्यों देश की इस नस को नहीं समझ पाई कि किस बटन को दबाना है जिससे ईवीएम में वोट बाद में जाएगा। ईवीएम पे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, बटन वो दबाइए आप जनता का कि जनता का वोट ईवीएम में चला जाए। तो ये कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही? कहाँ कमजोरी दिखती है खिलावन जी आपको कांग्रेस में या इंडिया गठबंधन के दलों में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो भाजपा जो है वो या भाजपा या एनडीए की सरकार जो सोचती है उसको मैदान में उतारने के लिए बहुत गति से कार्रवाई करती है। चाहे वो भाजपा के संगठन की बैठकों में लिए गए निर्णय हो, चाहे केंद्र सरकार का जो एनडीए का सरकार है उसमें लिए गए निर्णय हो, चाहे महिला को लेकर के हो, चाहे किसान को लेकर के हो, चाहे युवा को लेकर के हो, चाहे बेरोजगार को लेकर के हो, गरीब को लेकर के हो। तो जिस तरह की चार तरह की योजनाएं जो है प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, गरीब, युवा, महिला और 4 जातियों में बांटा है उनने, 4 जातियों में बांट करके जिस तरह से काम करने की जो है, अब हर कार्यकर्ता जो जहां स्टेट में सरकार है भाजपा की, वो लोग सब लोग एकजुट होकर के इसी 4 लक्ष्य उनका उस पर काम करने लगे हैं।
लेकिन कांग्रेस में इस बात का लेकिन महज खिलौन जी, मैं अभाव आपको रोकना चाहूंगा। एक अभी हाल ही में एक घटनाक्रम हुआ है, राज्यसभा की 5 सीटों के लिए मध्य प्रदेश से जो नाम गए, बीजेपी ने 4 सीटें बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी ने 2 तो उसमें दलित उतारे, 2 जो है ओबीसी कैंडिडेट उतारे। कांग्रेस ने भी उसका अनुसरण किया, एक ओबीसी कैंडिडेट उतार दिया। तो यदि वो चारों वर्ग की बात कर रहे हैं तो सबको समान, चार उनके पास 4 ऑप्शन थे, चारों जातियां जो मोदी जी की हैं वहां से लोगों को ले लेते 4 जाति से, या ट्राइबल के वोट बढ़ाने के लिए ट्राइबल के किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व बढ़ा देते। यहाँ नहीं हो रहा है, मंच के भाषण में हो रहा है, बाकी नीतियों में दिख रहा है, लेकिन प्रतिनिधित्व जो असली में दिया जाना है कहीं ना कहीं वहां पर कमी दिखती है आपको। राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो जो जिनको दिया जाना है उसमें कमी तो दिख रही है प्रभु जी, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कमी दिख रही है। लेकिन देखिए 4 ही सीट है, 4 सीट के लिए 4 तरह के उनके जो योजना है या 4 तरह के लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं, उसमें एडजस्टमेंट हो जाए संभव नहीं है। लेकिन हाँ, किसान की यदि बात कहें तो किसान को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है, महिला की बात कहें तो महिला को प्रतिनिधित्व उसमें दिया गया है। तो अपन गरीब कहें तो एक तरह से मुझे लगता है कि दलित वर्ग का जो आर्थिक स्थिति है पूरे देश में, उसको गरीबी के काफी नजदीक माना जाता है। तो मुझे लगता है कि यह लक्ष्य भी निश्चित रूप से, यह बात भी पूरी करती हुई दिखाई देती है इससे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस के पास योजना नहीं है, जिस तरह से कांग्रेस यदि कुछ कहती भी है मंचों से तो उसको मैदान में उतार नहीं पाती। उनकी संगठन शक्ति कई राज्यों में बहुत छिन्न भिन्न है। किस तरह से आगामी चुनाव लड़ेंगे वो, और किस तरह से जो अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे कांग्रेस के लोग, ये बहुत चिंतनीय विषय है। चलिए, वाकई में चिंता का विषय। खिलौन जी, रोकूंगा आपको, समय की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार साझा किए अनाज टीवी के मंच से। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि वो क्यों नहीं बीजेपी जो आंदोलन करती है, बीजेपी जो स्कीम लेकर आती है, उस पर मुकाबला वैसे बराबरी से क्यों नहीं कर पा रही है। जहां तक बीजेपी की बात है तो 24 का फतेह मंत्र बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जाएगा, और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता धरातल पर उतरते हुए दिखाई देंगे हमें, और वो जो लक्ष्य है उसके लिए वो प्राणपण से जुट जाएंगे। तो आज के अटेंशन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ अनाजी टीवी के साथ।